हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 18 सूखी डाली, इसका पेज नंबर 151, 152 और 153 करेंगे। हाँ जी, इसमें पात्र बने हुए हैं। पुरुष पात्र है दादा करमचंद प्रेस बाशी। स्त्री पात्र हैं बेला, छोटी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी भाभी, मंजली बहू, बड़ी बहू, रजवा, पारो। मानव प्रगति के इस युग में जब व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अराजकता की हद तक महत्व दिया जाता है और तानाशाही को सभ्य समाज में अत्यंत निंदनीय माना जाता है, दादा मूलराज अपने समस्त कुटुंब को एक यूनिट बनाए, उस पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व जमाए, उस महान वट की भांति अटल खड़े हैं, जिसकी लंबी लंबी डालियां उनके आंगन में एक बड़े छाते की भांति धरती को आशांत किए हुए है। अगणित घोंसलों को अपने पत्तों में छिपाए वर्षों से तूफान और आंधियों का सामना किए जा रही है। वर्षों इस वट की संगति में रहने के कारण दादा वट की भांति महान दिखाई देते हैं। आयु की 82 सदियां देख लेने पर भी उनका शरीर अभी तक नहीं झुका और उनकी सफेद दाढ़ी वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का प्रण किए हुए है। दादा का बड़ा लड़का 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते काम आया था। इसके बदले में सरकार ने दादा को एक मुरब्बा जमीन दी थी, किंतु दादा सरकार की कृपा पर संतुष्ट नहीं रहे। अपने साहस, परिश्रम, निष्ठा, दूरदर्शिता और रूप सुखे से उन्होंने 1 के 10 मुरब्बे बनाए। उनके 2 बेटे और पोते जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के उस कारखाने के काम की देखभाल करते हैं जो उन्होंने हाल ही में अपनी ज़मीन में लगाया है। सबसे छोटा पोता अभी अभी नायब तहसीलदार होकर इस कस्बे में लगा है और कुछ ही दिन हुए उसका विवाह लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न कुल की सुशिक्षित लड़की से हुआ है। उनके छोटे पोते प्रेस का नवाब तहसीलदार और उनकी छोटी पोतनू का सुशिक्षित होना अपने में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली से सरकार हल्के में उनकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाने की संभावना है, गांव में उनका और भी आदर होने लगा है, किंतु साथ ही दूसरों से उनके परिवार के लिए संकट भी उपस्थित हो गया। उनकी तीनों बहुएं जो घर में बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी के नाम से पुकारी जाती है, सीधी सीधी महिलाएं हैं। उन सब उनकी पोती इंदु ही, जिसने प्राइमरी स्कूल तक की बड़ी सफलतापूर्वक शिक्षा पाई है, सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है। घर में उसकी चलती भी खूब है। दादा अपनी इस पोती से प्यार भी बहुत करते हैं, किंतु इस ग्रेजुएट छोटी पोतनू के आने से, जो घर में छोटी बहू के नाम से पुकारी जाती है, कुटुंब के इस तालाब में इस प्रकार लहरें सी उठने लगी जैसे स्थिर पानी में बड़ी सी ईंट गिरने से पैदा हो जाती है। पर्दा इमारत के बरामदे में खुलता है। वास्तव में यह बरामदा घर की स्त्रियों का आराध्य सम्मिलित स्थल है। दिन भर इसमें कोलाहल मचा रहता है। कभी घर की स्त्रियां यहाँ धूप लेती है, कभी चरखे काटती है, कभी गप्पे उड़ाती है, कभी लड़ती झगड़ती है और कुछ न हो तो स्नान घर में पड़े कपड़ों को ही धोआ करती है। यह स्नान घर बाहर के आते में है। दाईं दीवार के कोने में जो दरवाज़ा है, उसके साथ ही बाहर को रसोई आदि से निवट कर दोपहर के बाद घर की 2-4 स्त्रियां प्राय रोज वहां कपड़े धोआ करती है और निरंतर धप धप की ध्वनि इस बरामदे में गूंजा करती है। सामने दीवार के बाएं कोने में एक छोटी सी गैलरी है, जिसमें दोनों
और आमने सामने पहले मंझली बहू और बड़ी बहू के कमरे हैं, जिनकी खिड़कियां बरामदे में खुलती है। फिर मंझली भाभी और बड़ी भाभी, छोटी भाभी का कमरा जो इंदु की माँ और छोटी बहू बेला की सास है, दाईं ओर है। छोटी बहू का कमरा ऊपर की छत पर है और बाईं दीवार से सीढ़ियाँ बनी हैं जो ऊपर को जाती है। सामने की दीवार के साथ गैलरी के इधर को 2 तख्ते बिछे हैं जो एक चारपाई दीवार के साथ खड़ी है। एक पुराने फैशन की बड़ी आराम कुर्सी भी सामने को दीवार के साथ लगी हुई है। दोपहर होने में अभी काफ़ी देर है। अंत बरामदे में अपेक्षाकृत निस्तंभता है। केवल गैलरी से स्त्रियों के जल्दी जल्दी बातें करने की आवाज़ आ रही है। पर्दा उठने के कुछ क्षण पश्चात इंदु तेज तेज गैलरी से निकलती है और बिखरी हुई सी दाईं तरफ के तख्त पर बैठ जाती है। इसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव से चलती हुई आती है। इंदु की बुकटी चढ़ी है और बड़ी बहू शांत और गंभीर है। बड़ी बहू इंदु के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने इंदु क्रोध से। और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू कहती है कुछ कहो भी। इंदु कहती है मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ नहीं गिनती। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार, असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से कहती है क्या? इंदु कहती है बैठक के बाहर मिश्रानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहुरानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, काम से हटा दिया? भला क्या दोष था उसका? इंदु कहती है दो यह था कि उसे काम करना नहीं आता। बड़ी बहू कहती है काम करना नहीं आता? इंदु कहती है उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-4 दिन में कुछ सीख जाऊंगी। भला दिन हुए कि मुझे आपका काम करते। हाँ जी इंदु उस बेचारी ने कहा भी कि मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कितने दिन हुए मुझे आपका काम करते? फिर बहुरानी ने मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ स्वयं ही कर लूँगी। अभी तक इतना ही सिलिका नहीं कि बैठ कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू क्या सीख जाएगी? बड़ी बहू सलीका नहीं। इंदु कहती है मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से जो है मिश्रानी घर का काम कर रही है, घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी नौकर से काम लेने की भी तमीज होनी चाहिए। बड़ी बहू ने कहा हाँ और क्या? इंदु कहती है झट से बोली वह तमीज तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा तुम तो लड़ती हो, मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से काम लेने का भी ढंग होता है। इस पर तुनक कर बोली और ढंग मुझे नहीं आता, मैंने नौकर यही आकर देखी हैं। फिर कहने लगी काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देना मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता, उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इस फूहड़ नौकर से काम करा लेती हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ 2 घड़ी भी न टिकती। बड़ी बहू कहीं उसने ये सब बातें सुन तो नहीं ली? बड़ी बहू कहीं उसने ये सब बातें बड़ी बहू कहीं उसने ये सब बातें। हाँ जी, इसका जो हाफ चैप्टर रहता है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।